आज हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार उसके क्रम संख्या अर्थात कोटियों की संख्या पर निर्भर करती है। कोटियों की संख्या के आधार पर ही हम आव्यूहों के प्रकार को डिफाइन करते हैं। पहला है पंक्ति आव्यूह। यह वह आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे 1, 4, 5, 6। इसमें केवल एक ही पंक्ति दिख रहा है, अर्थात 1 गुणित 4 क्रम का आव्यूह है। जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। दूसरा आव्यूह स्तंभ आव्यूह। इसके लिए उदाहरण देखें, 0, 4, 6। इस आव्यूह का क्रम लिखेंगे तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और स्तंभ हुआ 1, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फिर आता है तीसरा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। 2, 4, 6, 3, 9, 12, 7, 5, 3। इसमें 1, 2, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, अर्थात 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। चौथा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह वह आव्यूह है जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। फिर एक वर्ग आव्यूह लिखा, 4, 5, 9, 7, 3, 2, 4, 6, 8। इसमें ये जो 4, 3, 8 है इस क्रम में, इसे हम मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। जब इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो हम उसे अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष अवयव शून्य हो। जैसे 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। इस प्रकार के आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह के सभी अवयव जो समान थे, जहाँ पर 5, 5, 5 पीछे हमने देखा, उसके स्थान पर 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 यदि लिखा जाए तो इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं, शेष अवयव 0 है। इस प्रकार के आव्यूह को हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं और इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिवर्त आव्यूह किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में
परिवर्तित करने पर जो आव्यूह प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्त आव्यूह। उदाहरण के लिए एक आव्यूह ए लिया, 1 7 3 4। अब दिए गए आव्यूह ए का हमको परिवर्त लिखना है, तो ए का परिवर्त, इसको ए डैश या ए टू दी पावर टी, परिवर्त को अंग्रेजी में ट्रांसपोज बोलते हैं, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाता है, तो परिभाषा अनुसार क्या है? पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में। तो उदाहरण में देखेंगे, एक साथ प्रथम पंक्ति है तो इसको प्रथम स्तंभ बना देंगे, 3 4 द्वितीय पंक्ति है तो इसको द्वितीय स्तंभ बना देंगे। तो इस प्रकार से जो आव्यूह बना उसको दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त आव्यूह के कुछ गुण होते हैं, जैसे पहला, किसी आव्यूह के परिवर्त का फिर से परिवर्त लें, अर्थात ए टू दी पावर डैश टू दी पावर डैश तो मिलता है ए। दूसरा, ए प्लस बी का होल डैश, अर्थात 2 आव्यूहों के योग का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। तीसरा, ए गुणा बी का परिवर्त बराबर होता है बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त। इसी क्रम में आगे देखते हैं सममित आव्यूह। तो किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त लिखने पर, किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त लिखने पर स्वयं के बराबर हो जाए, अर्थात ए डैश बराबर ए हो, तो हम इसे सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह, किसी आव्यूह का परिवर्त लिखने पर स्वयं के विपरीत चिन्ह के बराबर हो, अर्थात ए डैश माइनस ए के इक्वल हो। सममित में क्या देखते हैं कि ए डैश ए के इक्वल हो, और विषम सममित में ए डैश माइनस ए के बराबर हो, इसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। फिर समसम आव्यूह, इसके लिए कंडीशन होता है ए स्क्वायर बराबर ए, अर्थात किसी दिए गए आव्यूह का उसी से गुणा करने पर वही आव्यूह प्राप्त हो, उसे हम समसम आव्यूह कहते हैं। फिर आता है प्रतिकेंद्रज आव्यूह, ए स्क्वायर बराबर आई। ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसका उसी के साथ गुणा, अर्थात उसका वर्ग करने पर आई, अर्थात इकाई या तत्समक आव्यूह प्राप्त हो, वह आव्यूह प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है। लांबिक आव्यूह, ए गुणित ए डैश बराबर ए डैश गुणित ए बराबर हो जाता है आई। ये लांबिक आव्यूह के लिए कंडीशन है, एक वर्ग आव्यूह लांबिक होगा यदि ए गुणा ए डैश बराबर ए डैश गुणा ए बराबर आई प्राप्त हो। इसके बाद देखते हैं शून्य सम आव्यूह। ए स्क्वायर बराबर 0 इसके लिए कंडीशन है, एक वर्ग आव्यूह शून्य सम आव्यूह होगा यदि उसका वर्ग एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4 और आव्यूह बी बराबर 4 5 1 2 हो, तो सिद्ध करो कि ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त। इसको हल करने के लिए दिया है ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर हो जाएगा 4 5 1 2। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या निकालें, ए डॉट बी, यानी ए और बी का गुणा करें। तो ए गुणा बी 1 2 3 4 गुणित 4 5 1 2,
पिछली कक्षा में हमने देखा था गुणा कैसे करते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ हो जाएगा, 1 का गुणा 4 के साथ, धन 2 का गुणा 1 के साथ। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, 1 का गुणा 5 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो यहाँ आ जाएगा C21, तो 3 गुणित 4 धन 4 गुणित 1। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, 3 गुणा 5 धन 4 गुणा 2। इसको हल कर दीजिए, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 6 हो गया। 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो 9 हो गया। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 12 4 16। 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23। अब ए बी तो निकल गया, अब उसका डैश भी निकाल दीजिए। तो ए बी डैश, इसका मतलब हुआ ए बी का परिवर्त लिखेंगे। तो 6 9 जो प्रथम पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ बन जाएगा, 6 9 फिर 16 23। इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लिख करके यहाँ छोड़ दीजिए। अब चूंकि देखेंगे बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो बी क्या दिया हुआ है 4 5 1 2। तो चूंकि बी बराबर 4 5 1 2, इसलिए बी डैश निकालेंगे तो हो जाएगा 4 5 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ बन गया, 1 2 द्वितीय स्तंभ बन गया। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए ए डैश निकालें तो ये हो जाएगा प्रथम पंक्ति 1 2 प्रथम स्तंभ बन गया और द्वितीय पंक्ति 3 4 इसका द्वितीय स्तंभ हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश प्राप्त किए थे 4 1 5 2, 4 1 5 2, गुणित ए डैश प्राप्त किए हैं 1 2 3 4। गुणा वही पुराने नियम से करेंगे अपन। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, 4 का गुणा 1 से, फिर 1 का गुणा 2 से। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ बनेगा C12, तो 4 गुणित 3 धन 1 गुणित 4। अब यहाँ पर जो अवयव आता है उसका क्रम क्या होगा C21, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 गुणित 1 धन 2 गुणित 2। फिर यहाँ C22 लिखते हैं, तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 5 गुणित 3 और 2 गुणित 4, 4 एकम 4 2 एकम 2 6, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो आ गया 9। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो हो गया 16। 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, हो गया 23। इसको कहेंगे नंबर 2। तो पूर्व में हमने जो इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त किया था वो क्या था, ए बी का डैश 6 9 16 23। अभी जो मिला है बी डैश इंटू ए डैश, वो भी 6 9 16 23, तो 1 व 2 से ए बी का डैश अर्थात परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त इति सिद्धम। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 4 3 3 ऋण 1 0 ऋण 1 ऋण 4 ऋण 4 ऋण 3 एक प्रतिकेंद्रज आव्यूह है, एक प्रतिकेंद्रज आव्यूह है। हल दिया है, आव्यूह ए बराबर 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3 -3। और सिद्ध क्या करना है, प्रतिकेंद्रज। तो प्रतिकेंद्रज के लिए कंडीशन लिखा गया है a² = I। तो ये हो जाएगा a² यानी a × a। तो a क्या था 4 3
3 -1 0 -1 -4 -4 -3 इंटू 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। तो ये 3 गुणित 3 क्रम का अवयव है, ये भी 3 गुणित 3 क्रम का अवयव है। तो जो इसका गुणा होगा उसमें जो अवयव मिलेंगे, जो अवयव मिलेगा वो भी कैसा होगा, 3 गुणित 3। उसके अवयव कैसे होंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इस प्रकार से 9 अवयव मिलेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसको विस्तार से हल किया था, सुविधा की दृष्टि से इसको थोड़ा शार्ट करते हुए देखेंगे। अब C11 निकालना है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। तो पहली पंक्ति में क्या है, 4 ऋण 1 ऋण 4 4 3 3, तो गुणा करना, 4 चौक 16 धन ऋण 1 का गुणा 3 से, तो यह आ गया ऋण 3, ऋण 4 का गुणा ऋण 3 से, तो यह आ गया ऋण 12। ये मिल गया C11 इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब C12 निकालना है, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ होना चाहिए। तो पहली पंक्ति में 4 का गुणा ऋण 1 से, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 4, ऋण 1 का गुणा 0 से धन 0, और ऋण 4 का गुणा ऋण 1 से, तो आ गया धन 4। अब निकालेंगे C13, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से। तो 4 का गुणा ऋण 4 से ऋण 16, ऋण 1 का गुणा ऋण 4 से धन 4, और ऋण 4 का गुणा ऋण 3 से धन 12 हो गया। इसी प्रकार C21 निकालने के लिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। तो 3 का गुणा 4 से 12, फिर 0 का गुणा 3 से 0, फिर ऋण 4 का गुणा 3 से, तो ऋण 12 आ जाएगा। फिर C22 निकालना हो, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति क्या है, 3 0 -4, और दूसरा स्तंभ -1 0 -1, तो 3 गुणित ऋण 1, तो यह हुआ ऋण 3, 0 गुणित 0 तो हो गया 0, और ऋण 4 का गुणा ऋण 1 से धन 4। अब C23 निकालना है, तो दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से लेंगे। तो दूसरी पंक्ति का 3 का गुणा ऋण 4 से, तो ऋण 12, 0 का गुणा 4 से 0, और ऋण 4 का गुणा ऋण 3 से, तो ये आ जाएगा धन 12। अब तीसरी पंक्ति में आएंगे, तो C31 निकालना है। तो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा, तो 3 गुणित 4 क्या मिलेगा, 12, फिर ऋण 1 का गुणा धन 3 से, तो ऋण 3, फिर ऋण 3 का गुणा 3 से, तो ऋण 9। फिर निकालेंगे C32, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 3 का गुणा ऋण 1 से ऋण 3, ऋण 1 का गुणा 0 से 0, और ऋण 3 का गुणा ऋण 1 से, तो धन 3। अब आ जाता है C33, तो इसका गुणा करने के लिए 3 का गुणा ऋण 4 से, तो ऋण 12, ऋण 1 का गुणा ऋण 4 से धन 4, और ऋण 3 का गुणा ऋण 3 से धन 9। अब इसको सरल करिए, तो 16 में 12 गया 4, 4 में 3 गया 1, ऋण 4 धन 4 0, ऋण 16 और 12 धन 4 16, तो ये भी हो गया 0, 12 ऋण 12 ये भी 0, 4 में 3 गया धन 1, धन 12 ऋण 12 0, 12 में 3 गया 9, और 9 में 9 गया 0, धन 3 ऋण 3 ये भी 0, और 9 4 13, 13 में 12 गया 1। इस प्रकार जो अवयव प्राप्त हुआ उसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, 1 हैं, और शेष अवयव 0 है। तो इसे ही हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं, और I से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो A² बराबर I आया, अतः सिद्ध होता है कि दिया गया अवयव एक प्रतिकेंद्रज अवयव है। आज के लिए होमवर्क नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि A बराबर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 एक शून्य सम अवयव है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर
1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर आव्यूह 3 -1 0 4 2 1 तथा b बराबर -1 2 1 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b का होल डैश होल डैश बराबर a का डैश धन b का डैश, अर्थात a धन b पूरे का परिवर्त बराबर a का परिवर्त धन b का परिवर्त।